बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो एक ख़ास टॉपिक के ऊपर है। जैसा कि आपने बहुत दफ़ा ख़बरों में सुना होगा या जो लोग कोरोना वायरस को फॉलो करते हैं उन लोगों ने पढ़ा भी होगा कि काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, उसको पहले उन्होंने रोका, बिल्कुल बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने रीस्टार्ट किया, लेकिन कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि ये एज लिमिट है, इसलिए एज के ऊपर के लोगों को लगानी और उससे नीचे वालों को नहीं लगानी। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह एक थी जो आम ज़बान में आप लोग जानते हैं कि ब्लड क्लॉट्स की बात होती है कि ब्लड खून के अंदर खून जम जाना, या जो क्लॉट को पता नहीं उर्दू में क्या, लोथड़ा कहते हैं शायद इस तरह से। तो जो ब्लड क्लॉट्स आ रहे थे, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर स्टडी नहीं आई थी और अक्सर यही कहा जाता था कि इनका कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। कॉजल रिलेशनशिप का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कॉजल रिलेशनशिप का मतलब है कि डायरेक्टली ये उस चीज़ की वजह बना हो। यानी कि आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी घर के अंदर चोर घुस जाते हैं। अब कुछ ऐसा बंदा हो सकता है कि उसका सब कुछ लुट गया, उसने जो कुछ अपनी कमाई की थी चोर ले गए, सब कुछ कर लिया। अब उसके रिएक्शन के तौर के ऊपर वो जहर खा लेता है बंदा या घरवाली या घरवाला, तो और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इसको कहते हैं कि वो हुआ तो चूंकि इस वजह से, क्योंकि चोर ने चोरी की जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि ये उन्होंने जहर खाया उसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो कॉजल रिलेशन जो होता है, कॉजल रिलेशन का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली कोई जो चीज़ हुई है वो डायरेक्टली उस काम की वजह से हुई, उसको कहते हैं कॉजल रिलेशन। तो इसलिए अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर स्टडी नहीं आई थी, कोई डेटा ऐसा नहीं आया था जो प्रूव करे कि ये वाकई वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए मेरे बहुत से दोस्तों के इंसिस्ट करने के बावजूद मैं इसके ऊपर बात नहीं करता था कि मैं बिला वजह कोई ना लोगों के दिमाग में शुकूक व शुबहात पैदा करना चाहता हूँ और ना ही किसी चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो कि मैं भी खुद भी कन्विंस ना हूँ। तो अभी पहली दफ़ा हुआ है कि एक स्टडी अभी पब्लिश हुई है और वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, कोई तकरीबन 5,13,284, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा मरीज़ ऐसे थे जिनको कोविड-19 हुआ और उसका जो अगले 2 हफ्ते के अंदर उनके अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग या जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कह लें या सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस जो हुआ, उसका उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। और दूसरा उन्होंने डेटा साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जिनको इन्फ्लुएंजा हुआ था, जो फ्लू जिसको हम कहते हैं, तो इन्फ्लुएंजा जिनको हुआ था उनका भी उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और वो थे तकरीबन 1,72,742 केसेस। तो इनको 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो इनको कंडीशन थी, जो इनके अंदर प्रॉब्लम्स हुई, यानी कि बीमार होने के बाद, अभी हम वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने 5 लाख, तकरीबन 5 लाख मरीज ऐसे जिनको कोविड-19 हुआ और होने के 2 हफ्ते तक जो उनकी कंडीशन थी उसका उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू के जो पेशेंट्स थे तकरीबन 1,70,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, उनका उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और फिर उन्होंने वैक्सीन का डेटा इकट्ठा किया, फाइज़र वैक्सीन का, फाइज़र बायोटेक की जो वैक्सीन है, तो वो भी तकरीबन 4,90,000 के करीब ऐसे लोग थे जिनको फाइज़र बायोटेक की वैक्सीन लगी थी, तो उनका भी उन्होंने डेटा इकट्ठा किया तकरीबन, यानी 5 लाख वो भी हो गए। तो उन्होंने देखा ये कि इसमें 2 चीज़ें उन्होंने देखी। एक उन्होंने देखा सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस। सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है जो दिमाग में जाने वाली नस है उसके अंदर ब्लड क्लॉट होना, और साथ ही उन्होंने पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी देखा, जो कि पहले वाले जो यूरोप के अंदर जिसकी वजह से लोग ये बैन करते जा रहे थे वैक्सीन को, तो उन्होंने सिर्फ सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस देखा था, CVT को। लेकिन इन्होंने जो PVT है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, वो भी देखा कि कितने लोगों के अंदर ये हुआ। और ये पोर्टल वेन होती है जो कि जिगर के अंदर या लिवर के अंदर खून को लेकर जाती है। तो उन्होंने ये दोनों को देखा। तो दोनों को देखने के बाद जो रिजल्ट निकला वो क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो मरीज थे जिनको कोविड-19 हुआ और उनका जब 2 हफ्ते के अंदर जब उन्होंने सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस देखा, CVT, तो वो हुआ तकरीबन 39 पर मिलियन केसेस। और दूसरा उन्होंने देखा इन्फ्लुएंजा वालों को कि जिनको इन्फ्लुएंजा हुआ था और 2 हफ्ते के अंदर ये क्लॉटिंग हुई या नहीं हुई, तो उनके अंदर उनको क्या मिला, उनको मिला 0
पर मिलियन केसेस, यानी कि उनको ज़ीरो मिला, कोई उनको केस नहीं मिला कि किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ हो या फ्लू हुआ हो और उसके बाद ये उनको क्लॉटिंग हुई हो या थ्रोम्बोसिस हुआ हो। तो एक चीज़ इससे भी साबित हुई उनकी स्टडी के मुताबिक कि जो लोग कहते थे कि ये आम फ्लू जैसा वायरस है या फ्लू की तरह की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम एक फैक्टर को देख रहे हैं, तो और बहुत सारे फैक्टर्स तो देखने वाले हैं, लेकिन एक फैक्टर में भी पता चल गया कि ये आम फ्लू की तरह का वायरस भी नहीं है और ये बीमारी भी नहीं है। और फिर उन्होंने फाइजर वैक्सीन जिनको लगी थी उनका देखा, तो उनके अंदर उनको ये मिला कि जो CVT है वो तकरीबन 4.1 पर मिलियन पीपल जिनको वैक्सीन लगी थी। इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने देखी, कुछ लोगों का ये ख्याल था जो बार बार कह रहे थे कि जो यूजुअल इंसिडेंस है इस डिज़ीज़ का, जो आम लोगों के अंदर होता है CVT, तो वो वैसे ही आम लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वैक्सीन की वजह से नहीं है या डिज़ीज़ की वजह से नहीं है। तो उन्होंने जो इंसिडेंट्स है पब्लिक के अंदर जिनको ना डिज़ीज़ हुई, जिनको ना वैक्सीन लगी, उसके अंदर भी उन्होंने चेक किया, तो कोई तकरीबन 2 हफ्ते का वो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। तो उससे पता क्या चला, उससे पता ये चला कि तकरीबन कोई इसका इंसिडेंस जो था वो 0.4 पर मिलियन था, यानी कि बहुत बहुत कम था कंपेयर्ड विद जिन लोगों को वैक्सीन लगी या जिनको डिजीज़ हुई। तो ये जो थ्योरी थी कि ये वैसे ही होता है, तो ये वैक्सीन की वजह से नहीं है या डिजीज़ की वजह से नहीं है, वो भी एक दफ़ा फिर रिजेक्ट हो गई। तो ये आम पब्लिक में इस तरह इतना इंसिडेंट्स नहीं है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है वैक्सीन से या डिजीज़ होने से। अच्छा, ये तो बात हो रही थी CVT की। तो इसके साथ ही उन्होंने जो फिर देखा PVT। अब PVT जो है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जो है, वो उन्होंने जब चेक किया तो पता ये चला कि जिन लोगों को कोविड-19 हुआ था और उनके अंदर जो PVT है, जो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, जो जिगर में जाने वाली नसों के अंदर खून का जमना था, वो था तकरीबन 436 पर मिलियन, 436। तो जो इन्फ्लुएंजा जिन लोगों को हुआ था इन्फ्लुएंजा का, उनको तकरीबन 98 पर मिलियन हुआ, और जिन लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगी थी उनमें तकरीबन 44.9 या 45 पर मिलियन। और जो जिन लोगों को लगी थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, वो निकला तकरीबन 1.6 पर मिलियन। इसको आप कंपेयर करें कि फाइजर वैक्सीन लगने से 45 पर मिलियन, और जिन लोगों को फ्लू या इन्फ्लुएंजा हुआ उसके अंदर तकरीबन 98 पर मिलियन, जिनको डिजीज़ हुई कोविड-19 उनका तकरीबन 400 से भी ज़्यादा पर मिलियन, और जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जिनको लगी थी वो क्या निकला, वो निकला तकरीबन 1.6 पर मिलियन। तो फिर उन्होंने ये डेटा इन्होंने खुद नहीं कलेक्ट किया, इन्होंने जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, जो उन्होंने डेटा जो प्रोवाइड किया था जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने का, जो कि ब्लड क्लॉटिंग जो सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस या CVT था, जब उसको उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो हुआ था वो था तकरीबन 5 पर मिलियन। तो इन्होंने अपनी स्टडी की बात नहीं की कि इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, ये डेटा उन्होंने लिया यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से, और फिर जो उनका डेटे के मुताबिक ये 5 पर मिलियन था। अब इसके ऊपर एक पॉइंट ये रेज होगा, लोग कहेंगे कि अच्छा जी, तो CVT जो है, जो सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस है, वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगी, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से हुआ, इसलिए लोगों ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ऊपर तो बैन लगाया या उसको रोका या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन चूंकि फाइजर और बायोनटेक की वजह से जो CVT था वो कम था, लेकिन चूंकि पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कम है और फाइजर से भी ज़्यादा है और फ्लू होने से भी ज़्यादा है और कोविड-19 डिजीज़ होने से भी ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सीरियस कंडीशन नहीं है। तो उसका भी उन्होंने कंपैरिजन दिया। तो उन्होंने कंपैरिजन के मुताबिक, उनकी स्टडी के मुताबिक, जब किसी को CVT हो जाए तो उस वक्त जो मोर्टेलिटी है वो है तकरीबन 20%, यानी तकरीबन 20 लोगों को ये हुआ तो उसमें से आप कह सकते हैं कि 4 लोगों को की डेथ हो गई, तो ये हो गया 20%। और जो PVT है वो हुआ 18.8% जो मोर्टेलिटी रेट था। तो यानी कि वे भी कंपेरेबल है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि जो PVT है वो कोई आम सी बीमारी है या आम सा मसला है और CVT जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो ये कंपेरेबल थे तकरीबन जो मोर्टेलिटी है। तो आपको मैं थोड़ा सा समराइज़ करके बताता हूँ फिर से, तो आपको सारे समरी पता चल जाए कि ये सारे कंपैरिजन किस तरह से हुआ। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जिसको कोविड-19 हो जाता है या इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो इन लोगों के अंदर उन्होंने कंपेयर किया कि जो CVT है या सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस है, जो दिमाग में जाने वाली नसों का ब्लड क्लॉटिंग है,
وہ कोविड-19 होने के बाद 39 पर मिलियन था, और जो इन्फ्लुएंजा के बाद था वो 0 था, यानी कि ये हो गया। फिर उन्होंने देखा कि फाइज़र वैक्सीन लगने से कितना था और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने से कितना था। तो फाइज़र वैक्सीन लगने के बाद 4.1 पर मिलियन था, और एस्ट्राजेनेका लगने के बाद 5 था। तो यानी ये कंपेयर अगर करें तो थोड़ा सा एस्ट्राजेनेका से ज़्यादा है। फिर उन्होंने देखा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, जो जिगर में जाने वाली नालियों का होता है। तो जब ये उन्होंने देखा तो पता ये चला कि जो जिसको कोविड-19 हो जाए तो उसका जो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है वो तकरीबन 400 से भी ज़्यादा, 400 से भी ज़्यादा पर मिलियन वो होने के चांसेस होते हैं, या उनको हुआ। और अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा में कोई 98 पर मिलियन था। लेकिन वैक्सीन्स को अगर कंपेयर करें तो जो फाइज़र वैक्सीन के बाद हुआ पीवीटी वो था तकरीबन 45 पर मिलियन, और एस्ट्राजेनेका के बाद था 1.6 पर मिलियन, बहुत ज़्यादा कम। ये थी समरी सबकी कुल मिला के। तो दूसरा मोर्टेलिटी क्या थी, जो सीवीटी है, दिमाग में जाने वाले नसों का क्लॉट्स हैं, उसमें मोर्टेलिटी था 20%, यानी अगर 20 लोगों को ये डिजीज़ हुई या कंडीशन हुई तो 4 लोगों की डेथ होगी, तो 20% हो गया। लेकिन जब उन्होंने पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की मोर्टेलिटी देखी तो 18.8 थी, तो आप कह सकते हैं तकरीबन 3 लोगों की डेथ हुई उनमें से। अब मैं आपको ये स्टडी के अंदर प्रॉब्लम्स कह लें या वीकनेस कह लें या लिमिटेशंस कह लें, वो मैं आपको बता देता हूँ। जेन्युइन लिमिटेशन ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, इन्होंने सही तरह से पेशेंट्स को खुद से फॉलो नहीं किया, इन्होंने जो भी इनको हेल्थ रिकॉर्ड्स मिले वो इन्होंने इकट्ठे किए। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या हुआ है कि इन्होंने जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का जो मैंने बताया कि 5 पर मिलियन जो ब्लड क्लॉटिंग थी सीवीटी की, वो इन्होंने खुद डेटा इकट्ठा नहीं किया, वो इन्होंने लिया यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का डेटा। तो ये थोड़ा सा यानी डिफरेंट हो गया। एक तो इन्होंने जो फाइज़र का था वो डायरेक्टली डेटा इन्होंने इकट्ठा किया, और दूसरा यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से डेटा लिया। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि इन्होंने 2 वीक्स का डेटा इकट्ठा किया, यानी कि डिजीज़ होने के बाद या वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के बाद का डेटा इकट्ठा किया। तो ये भी हो सकता है कि ये कंडीशंस बाद में भी हो सकती हैं, उसका ज़्यादा जो है ना वो नहीं इन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर डेटा देखा। और उसकी एक वजह भी ये है कि जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने जो रिपोर्ट किए थे केसेस, वो ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जो विद इन 2 वीक्स वैक्सीन लगने के बाद आ रहे थे। तो ये है जनाब छोटा सा एक रिव्यू था जो आपको मैंने बताना था। आप लोग, मुझे यकीन है बहुत सारे दोस्त मुझे फिर मैसेज करना शुरू करेंगे, बहुत से लोग पूछना शुरू करेंगे कि हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कौन सी ना लगवाएं। तो मैं पहले ही माजरत कर देता हूं कि मैं किसी को भी इस बारे में मशवरा नहीं दे सकता कि आप वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, कौन सी लगवाएं कौन सी ना लगवाएं। उसकी एक वजह है, ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस वजह ये है कि अगर हम इवन 5 पर मिलियन भी कहें कि 10 लाख में से 5 ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन लगी और उनको ये डिजीज़ हुई, और उनमें से हम कहते हैं कि कोई एक की डेथ हो गई या कुछ भी हुआ, तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको वाकई ये कंडीशन आ जाए, तो वो मेरे सर के ऊपर होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि आप वैक्सीन ना लगवाओ और आपको डिजीज़ हो जाए और फिर आपको ये कंडीशन हो और फिर डेथ के चांसेस हो जाएं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए ये मैंने आपको सिर्फ स्टडी का डेटा पेश कर दिया, उस स्टडी की लिमिटेशंस भी पेश कर दी कि उसमें क्या क्या ऐसी वीकनेसेस हैं। तो आपने अपना फ़ैसला खुद करना है, मैंने अपना फ़ैसला खुद करना है। मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं तो मैं वैक्सीन पहले लगवा चुका हूं, अपनी फैमिली को भी लगवा चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर फ़ैसला करना होता अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, तो मैं गौर करके तो फ़ैसला कोई करता, और सिर्फ मैं अपने लिए फ़ैसला कर सकता हूँ। आप लोगों को मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता कि आप लगवाएं या ना लगवाएं। ये सब कुछ आपके सामने है जो स्टडी का मैंने पेश कर दिया। और भी स्टडीज़ आएंगी और भी डेटा इकट्ठा होगा, कोई ऐसी अगर ऑथेंटिक टाइप की स्टडी आती है तो मैं ज़रूर आपके साथ उसको शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले माजरत के साथ मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता कि आप क्या करें। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अगर आप समझते हैं कुछ और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सकता है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वो आप खुद भी जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो अब फर्दर आपको डिटेल चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दूँगा।
تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔